कैसे हो बच्चों? मैं कुमार रुपेश आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे अपने आप को नरिश करते हैं और किस तरीके से जो है न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन करते हैं और अपने सस्टेनेंस के लिए या फिर बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको कैसे फुलफिल करते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में हमने पढ़ा कि जो फूड है ये सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट हमने ये भी सीखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स है, ये सभी फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स कहलाते हैं, है ना? यानी भोजन के अंग कहलाते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन सॉरी न्यूट्रिएंट्स। यानी इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जितने भी सजीव हैं सबको भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड, है ना? प्लांट्स जो है ये फूड को सिंथेसाइज करता है देमसेल्फ यानी खुद से। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। यानी जो एनिमल्स है और साथ ही में जो ह्यूमंस है ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये उनको वहीं से मिलेगा, है ना? जहाँ से जो एनिमल्स होते हैं वो या फिर और भी अदर ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट को खाने से मिलता है। ठीक है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस है ना, और जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो प्लांट्स जैसे फ्रूट प्लांट्स है, ग्रेन्स के प्लांट्स है, पल्सेस है, बहुत तरीके के डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जिससे हम अलग अलग तरीके के फूड्स को हम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो एनिमल्स है और ह्यूमन्स है ये सभी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होता है ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है ना? यानी अपने लिए ये जो फूड्स हैं जो इनके लिए नरिशमेंट का काम करता है, इनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये खुद अपने आप से बनाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि बोजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। बोजो ये जानना चाह रहा है कि ये जो प्लांट्स है ना, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी ये जो प्लांट्स है इनका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी पोषण का जो है वो माध्यम क्या है, किस रूप में जो है ये अपना पोषण करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट ही एकमात्र ऐसा जीव है जो कि अपने लिए खुद का भोजन बना सकता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी पानी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मिनरल्स होते हैं इनका उपयोग करके अपने लिए भोजन खुद बना सकता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, है ना? यानी जो एनवायरनमेंट है ना, इनके आसपास की जो चीज़ें हैं वहीं से ये रॉ मटेरियल्स को एक्वायर करते हैं। जैसे हमारा वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना? इन सभी को अपने सराउंडिंग से ही ऑब्टेन करते हैं और अपने नरिशमेंट के लिए यानी जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है उसके लिए ये फूड्स को खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी ये जो पोषक तत्व है ये ये जीव के, है ना, जो उनके शरीर है उनको बनाने में ये मदद करता है ना? जैसे टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, यानी ग्रोथ के लिए और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं
जो डैमेज्ड होते हैं उनको जो रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स का हेल्प लगता है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के लिए जो एनर्जी इनको चाहिए होता है वो इन्हीं न्यूट्रिएंट से मिलता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and it utilization by the body, the mode of nutrition in which organism make food themselves from a simple substance called autotrophic। तो इन सभी रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन करने के बाद और जो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के रिपेयर के लिए या ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए, है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड देमसेल्फ, यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें जो ये ऑर्गेनिजम्स है ना, तो इनका जो पोषण होता है उसमें ये भोजन अपना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस मीन्स यानी जो सिंपलर सब्सटेंस इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिलता है रॉ मटेरियल के तौर पे जिनका ये यूज़ करते हैं फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, इसलिए जो है हम लोग का जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक, है ना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, है ना, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये इनका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी होगा उस तौर पे ये ऑटोट्रॉप्स कहला रहा है ना। उसके बाद है एनिमल्स आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स। जो एनिमल्स है एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स है टेक इन फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स, ये उन्हीं भोजन को कंज्यूम करते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, उनको हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। हेट्रोस का मतलब होता है अदर और ट्रॉप्स का मतलब हमने पढ़ा नरिशमेंट, यानी जिन वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनका नरिशमेंट अदर सोर्स पे डिपेंड करता है उनको हम लोग कह रहे हैं हेटरोट्रॉप्स। चलिए देखते हैं, पहले वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पहले ये जानना चाहती है कि हमारा जो शरीर है व्हाई नॉट, है ना, व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड, हमारा जो शरीर है ये भोजन क्यों नहीं बना सकता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू, यानी वैसे रॉ मटेरियल्स का यूज करके जहाँ पे प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो पहले ये जानना चाह रही है कि जैसे हमारा शरीर है ना, तो इन सभी रॉ मटेरियल्स का यूज करके हम फूड्स को क्यों सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। नाउ वी मेक नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, है ना। तभी हम जानना चाह रहे हैं कि जो फूड्स है ना, ये जो फूड फैक्ट्रीज है ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, यानी कहाँ पे लोकेटेड है और कैसे बनता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली अ सर्टेन पार्ट्स, है ना, या तो ये सभी पार्ट्स में बन रहे हैं या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स में बनते हैं, यानी कुछ ही भागों में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, किस तरीके से जो है प्लांट्स इन सारे रॉ मटेरियल्स को बाहर से इनटेक करती हैं और फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी जो सराउंडिंग्स है उनसे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट टू द फूड फैक्ट्रीज टू द प्लांट, और इनको कैसे ट्रांसपोर्ट करती है ना, यानी जो रॉ मटेरियल्स है उनको फूड फैक्ट्रीज तक कहाँ पहुँचाती है, मतलब द प्लेस जहाँ पे फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा 1.2 फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी ये जो प्लांट्स है इनका फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है ना। तो इसको हम इस तरीके से अगर डिवाइड करके देखें तो फोटो फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना। फोटो का जो मतलब होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। इट मीन्स कि लाइट के हेल्प से, है ना, हम फूड को सिंथेसाइज करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, यानी ये जो लीव्स होते हैं इनको फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट्स का, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी इसका मतलब है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको कहाँ पहुँचना चाहिए, तो उनको पहुँचना चाहिए लीफ में। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर्स एंड मिनरल्स जो है यानी ये जो रॉ मटेरियल्स है ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो कि एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी रूट्स इसको एब्जॉर्ब करती है और इसको ट्रांसपोर्ट करके हम लोग कहाँ पहुँचाते हैं, लीव्स में, ताकि फूड फैक्ट्रीज तक पहुँच जाते हैं ताकि फूड का प्रोसेसिंग हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट लीव्स के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो है
जो कि सरफेस पे प्लांट्स लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वहाँ से उसको ऑब्टेन करता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, यानी ये जो पोर्स होते हैं, छोटे-छोटे छिद्र जो होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, है ना? सच आर कॉल्ड स्टोमाटा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है? अब फिर बोझो कुछ जानना चाह रहा है, बोझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय द रूट्स, यानी बोझो ये जानना चाह रहा है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स, यानी जो रॉ मटेरियल्स है, ये रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब होते कैसे हैं और किस तरीके से लीव्स के पास पहुंचते हैं, है ना? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, यानी ये जो वाटर एंड मिनरल्स है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये होता है वेसल्स के द्वारा, है ना? यानी एक नली होती है जिसके थ्रू ये आगे पहुंचती है, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, जो कि जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जो रूट है ना? ये जड़ से लेकर और लीव्स तक जो पहुँचता है, उस दौरान ये इन पाइप्स के थ्रू जो है ये सारे रॉ मटेरियल्स वहाँ तक पहुँचते हैं। द स्टीम, द ब्रांचेज़ एंड द लीफ, है ना? इस 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि ब्रांचेज़ होते हैं, ठीक है? लीव्स हैं एंड स्टीम है और ये रूट बना हुआ है ना? इस तरीके से ये रन करती है पाइप्स के थ्रू और इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। दे फॉर्म अ कंटीन्यूअस पाथ, जो कि एक कंटीन्यूअस पाथ को फॉर्म करते हैं और अ पैसेज, है ना? यानी एक तरीके का रास्ता बनाते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, ताकि जो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये लीफ तक पहुँच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, है ना? और इससे हम ये सीख पाएँगे कि और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएँगे कि किस तरीके से ये जो मटेरियल्स हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, पहली ये जानना चाहती है कि लीव्स के बारे में आखिर क्या स्पेशल है दैट दे कैन सिंथेसाइज़ फूड, मतलब ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है कि ये जो लीव्स होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं, ये फूड्स को सिंथेसाइज़ कैसे कर लेते हैं बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, यानी प्लांट्स के जो अलग दूसरे जो पार्ट्स हैं, वो क्यों नहीं कर सकते, है ना? ये पहेली के मन में एक सवाल आ रहा है, ठीक है? जिसका हम आगे चल के हम चलिए तो इसका हम आंसर देखेंगे जो पहेली के मन में क्वेश्चंस है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, ये जो लीव्स होते हैं, इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, है ना? ये क्लोरोफिल क्या करता है? यानी जो सनलाइट से जो हमको एनर्जी मिलता है ना? लाइट के फॉर्म में जो हमको हीट एनर्जी मिलता है, इसको कैप्चर करने में ये क्लोरोफिल हेल्प्स करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, है ना? इसी एनर्जी को यूज्ड किया जाता है सिंथेसाइज, यानी सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना? यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स के साथ हम किस तरीके से हीट एनर्जी का यूज़ करके हम फूड को सिंथेसाइज करते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब तब तक जब तक ये सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेस होगा, ये तब तक होगा जब तक सनलाइट प्रेजेंट होगा। इट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस कहने का मतलब कि कंबाइन करना, है ना? उसको एक साथ इकट्ठा करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम ये जानेंगे क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं, यानी प्रोसेस करते हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस, है ना? ये जो है एक यूनिक प्रोसेस है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, है ना? द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये जो सोलर एनर्जी है, ये कैप्चर्ड होता है लीव्स के द्वारा। अभी हमने देखा कि क्लोरोफिल क्या करती है कि सनलाइट का जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करती है एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी सेंसिटाइजेशन के बाद जो फूड्स है उसको प्लांट्स में क्या करती है? स्टोर करती है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना? हमें पता है कि इस तरीके से अब हम कह सकते हैं कि सन जो है हमारा, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? यानी अगर सनलाइट है तभी हम जो प्लांट्स है ये फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस कर सके, है ना? और हम ये देख रहे हैं कि जो एनिमल्स है, ह्यूमंस है, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स है, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही अपने नरिशमेंट के लिए
है ना? डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए सनलाइट को जो है हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि पृथ्वी पर कि अगर फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति हो जाए तो क्या हो सकता है ना? हमें कल्पना हमारे लिए एक कल्पना वाली बात है कि मान लीजिए कि अगर हम कहें कि पृथ्वी पर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही ना हो तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यानी अगर कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो अर्थ पे कोई भी भोजन नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो उनका सर्वाइवल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। यानी उनका जो सर्वाइवल है, बॉडी का जो मेंटेनेंस है, लाइफ प्रोसेस के जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए, बॉडी का डेवलपमेंट के लिए, है ना? तो पूरा स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो किस तरीके से फूड्स के ऊपर रिलायबल होता है। अगर मान लीजिए कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही ना हो तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है तो उनके लिए एक सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे अर्थ पे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज जो बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स है वो तो फूड को सिंथेसाइज खुद से कर नहीं सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो करेगा प्लांट्स। तो जब हम खुद से अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं तो हमको कहीं न कहीं इधर-उधर से किसी भी तरीके से प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना है। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तब बाकी जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी का जो है जीवन खतरे में आ जाएगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन व्हिच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, है ना? यानी ऑक्सीजन के अलावा भी जो है ये सभी चीज़ें ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। Of all organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं, है ना? और इस दौरान जो है अगर मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस एब्सेंस ही हो जाएगा तो पृथ्वी पर क्या होगा? लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, यानी जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा, है ना? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स। अब हम चल रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, है ना? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो क्लोरोफिल्स है जो कि लीव्स के सेल के अंदर होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करता है सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के प्रिपरेशन के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, यानी इन सभी प्रोसेस को जो है हम इक्वेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट क्रिएट्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, है ना? तो यहाँ एक नोट्स है, थोड़ा हम नोट्स भी देख लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस also take place in other green parts of the plants. In green stems and green branches, the desert plants have a scale or spine-like leaves to produce loss of water by transpiration. यानी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन दिखाया गया है, ठीक है? आगे चल के इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि ये कह रहा है कि बिसाइड्स लीव्स, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक्स प्लेस होता है और भी कई ग्रीन प्लांट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जहाँ पे जैसे ग्रीन स्टेम है, ग्रीन ब्रांचेज़ हैं, है ना? कुछ डेज़र्ट प्लांट्स होते हैं, हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव, जिनका जो है जिनके पास स्केल होता है, स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, है ना? तो जैसा हम देखते हैं कि डेज़र्ट में ऐसे ही पानी की कमी होती है ना? तो कुछ प्लांट्स जो है वो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स जो अपहोल्ड करती है ना? यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जब जैसे मान लीजिए कि पत्तों तक पानी पहुँचाना है ना? तो प्लांट्स के लीफ तक आखिर रूट्स के थ्रू पानी पहुँचेगा कैसे, है ना? तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू क्या करती है कि प्लांट्स के सरफेस पे जो हीट एनर्जी होता है सनलाइट के द्वारा, तो ये जो हमने वेसल्स के बारे में पढ़ा, है ना? ये जो पाइप्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ऐसा एक मैकेनिज़्म है ट्रांसपिरेशन जिसके थ्रू उस वेसल्स में एक सक्शन क्रिएट होता है ना? यानी ऊपर के सरफेस के जो लीव्स के ऊपर जो वाटर होते हैं, उनको वेपराइज़्ड किया जाता है ना? ताकि उस वेसल्स के अंदर जो है एक सक्शन क्रिएट हो सके ताकि पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़े, है ना? प्लांट्स के लीफ तक पहुँचे। तो इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, है ना? ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इनके जो तने होते हैं वो ग्रीन होते हैं, व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करता है, ठीक? चलिए अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है? ये प्लांट सेल का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है किस तरीके से, उसके इंटरनल पार्ट्स हैं, है ना? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो पिगमेंट्स दिख रहे हैं, है ना? ये छोटे-छोटे जो दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल्स, ठीक? और ये जो ऑर्गन्स हैं ऐसे जो ऐसे ये बने हुए हैं, इनको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। और ये जो बीच में जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमा, ठीक? तो ये है हमारा सेक्शन ऑफ लीफ, है ना? ये जो है एक्सटर्नल हमको दिखाया जा रहा है, ये जो लीव्स है ना? ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं और ये इनविजिबल पार्ट है जो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक? यहाँ पे हमको स्टोमा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से स्टोमा है ना? उसका जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, बीच में ये जो ओपनिंग दिख रहा है, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं स्टोमाटल ओपनिंग। और ये जो भाग है, बाहर से जो बंद पड़ा हुआ है ना? ये है हमारा गार्ड सेल, ठीक? तो गार्ड सेल और इसके ऊपर जो ये छोटे-छोटे पिगमेंट दिख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो गार्ड सेल है, ये बेसिकली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी इस पोर्स को स्टोमेटल ओपनिंग को ओपन करने में, है ना? और क्लोज़ करने में हेल्प करता है। जैसे ये इस तरीके से अभी ओपन दिखाया गया, ठीक है? अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों गार्ड सेल जो है नज़दीक आ जाएँगे, है ना? यानी ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है? ओपनिंग का, क्लोजिंग का। तो इस तरीके से जो है गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमा के थ्रू, ठीक? चलिए डायग्राम के तरीके से हम लोग समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है ना? तो यहाँ पे हमको सन दिखाई दे रहा है, ठीक है? सन से हमको मिल रहा है सनलाइट, ठीक? सनलाइट का मतलब है कि हमको हीट एनर्जी मिल रही है ना? जो एनर्जी का फॉर्म है वो हीट के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक? लीव्स जहाँ पे ये हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रॉ मटेरियल्स के तौर पे हम उसको इनटेक करते हैं, है ना? ऑब्टेन करते हैं और आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो है हम ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, है ना? अभी जस्ट हमने देखा कि किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के द्वारा, है ना? और इसी लिप्स के ऊपर जो है क्लोरोफिल क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक? अभी हमने जस्ट पढ़ा कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, तो क्लोरोफिल जो है हीट एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ये रूट्स दिखाए गए है ना? ये जो है प्लांट्स के रूट्स दिखाए गए हैं। तो इसका जो काम क्या है कि वाटर, है ना? सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है ना? बाकी जो मिनरल्स हैं, उनको ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, ठीक? यानी ये जो प्रोसेस है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्लांट्स के लीफ तक पहुँचना है, रूट्स पहुँचाएगी, ठीक है? सनलाइट से हमको हीट मिलेगा जहाँ पे क्लोरोफिल जो है हीट एनर्जी को यूज़ करने में हेल्प करेगी। फिर हमारा गार्ड सेल है यानी स्टोमेटल ओपनिंग है उसके थ्रू जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम अंदर की तरफ लाएँगे, प्लांट्स के लीफ में लाएँगे और फिर आफ्टर फोटोसिंथेसिस के बाद हम ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारा एक डायग्राम है, जिसको मोटे तौर पे हम फोटोसिंथेसिस को समझने का प्रयास किया, ठीक? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज़्ड, है ना? यानी इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी तो ये दिखाता है कि स्टार्च के प्रेजेंस को दिखाता है इन लीव्स, है ना? और इंडिकेट करता है द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, है ना? स्टार्च इज़ आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, है ना? स्टार्च भी जो है क्या है? एक फॉर्म ही है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन हम उसको दूसरे फॉर्म में देखते हैं, ठीक? जैसे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन हुआ, तो प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है? ये रहता है कार्बोहाइड्रेट ही, है ना? लेकिन स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स जो है इसको स्टोर करती है, ठीक है? इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टार्च इज़ आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक? चलिए नेक्स्ट, बोझो के मन में एक और क्वेश्चन अराइज़ होता है। बोझो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, है ना? अब हमने देखा कि ये तो हम पढ़ रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, है ना? और ग्रीन प्लांट्स में हम जो उसके लीव्स देखते हैं, उसके लिए क्लोरोफिल जो है वो दोषी है ना? रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बोझो ने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, जिनके लीव्स जो है वो डीप रेड है, वायलेट हैं, ब्राउन है ना? तो इनके लीव्स आखिर हमने तो देखा कि ग्रीन है कि भाई फिर दूसरे कलर्स कैसे हो गए? ही वांट्स टू नो वेदर दीज़ लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये जानना चाह रहा है कि अगर कोई ग्रीन प्लांट नहीं है ना? अगर उसकी लीफ ग्रीन नहीं है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करता है
या नहीं करता है ना? चलिए, तो अभी हमने पढ़ा आयोडीन के सॉरी स्टार्च के बारे में। अब हम देखते हैं कि परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स बोथ ऑफ द प्लांट्स एज़ यू डिड इन क्लास 6th, है ना? तो हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक? आयोडीन टेस्ट क्यों करेंगे? तो हमको स्टार्च के बारे में पता करना है ना? जैसा कि हमने क्लास 6 में भी किया था, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और जो ये जो रिजल्ट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ लीव द पॉट व्हिच वाज़ अर्लियर केप्ट इन द डार्क, है ना? ये जो एक्टिविटी है सॉरी एक्टिविटी का पार्ट है। चलिए, एक्टिविटी का पार्ट है जो हमें छूट गया था यहाँ पे। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, है ना? 2 आपको पॉटेड प्लांट्स लेना है पॉट के अंदर का, है ना? कीप 1 इन डार्क, एक को हमको डार्क में रखना है, ठीक? और इन अ ब्लैक बॉक्स, ठीक? या किसी ब्लैक बॉक्स में हम रख सकते हैं, ठीक है? जहाँ से कहीं भी उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी सोर्स से मतलब ऐसा कोई पोर्स ना बचा हो जिसके थ्रू सनलाइट उसके अंदर पहुँचे, यानी चारों तरफ से उसको पैक कर देना है, ठीक है? फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट, जबकि दूसरे को हमको सनलाइट के अंदर छोड़ देना है, ठीक? तो हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे आयोडीन टेस्ट को, है ना? विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स, यानी दोनों प्लांट्स के जो लीफ है उसको हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। एज़ यू डिड, जैसे हम क्लास 6 में हमने किया था स्टार्च का पता लगाने की कि जो पोटैटो होता है उसको हम काट के उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन लगाते हैं, है ना? तो वहाँ ब्लैक पार्ट्स हमको दिखने लगता है, तो ये पता लगता है कि इसके आलू के अंदर जो है वो स्टार्च है, ठीक है? और हम रिकॉर्ड्स जो है उनको रिजल्ट जो है उनको रिकॉर्ड करते हैं। नाउ लीव द पॉट व्हिच वाज़ अर्लियर केप्ट इन द डार्क, अब हम उस लीफ को लेंगे जिसको हमने कहाँ रखा था? डार्क में, यानी अंधेरे में। द सनलाइट फॉर 3-4 डेज़ एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, मतलब 3 से 4 दिन तक जो है हम इसको क्या करेंगे? डार्क में रखेंगे इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज़ एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, और फिर दोबारा से उसका हम आयोडीन टेस्ट करेंगे ऑन इट्स लीफ, उसके पत्तों पे। रिकॉर्ड और योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, ठीक? और उसके ऑब्जर्वेशन को हम नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, इट मीन्स हमको ये क्या दिखेगा कि जैसे ये जो लीव्स है ना? तो यानी जो ग्रीन लीव्स है उनके अलावा भी जो लीव्स होते हैं जो अलग कलर्स के होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट, यानी अधिकतर संख्या में जो है रेड, है ना, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क ऑफ द ग्रीन कलर, है ना? यानी ग्रीन कलर के जो पिगमेंट है उनसे ज़्यादा रेड एंड ब्राउन होता है, इसलिए हमको वो रेड और ब्राउन कलर का दिखता है, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीफ ऑल्सो, इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस इन सभी लीव्स में भी होता है, ठीक है? चलिए, you often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies, हमने कभी-कभी हमने देखा है कि स्लाइमी टाइप का, है ना, ग्रीन पैचेस होते हैं, कहाँ पे? पॉन्ड्स में और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में, यानी वैसे जगह पे जहाँ पे पानी रुकी हुई रहती है, स्टैग्नेंट रहती है, या फिर हम पोखर में देखते हैं, है ना, तालाब में देखते हैं, पॉन्ड में, कि उसके आसपास जो है हमको ग्रीन पैचेस दिखते हैं, यानी हरे हरे पैचेस दिखते हैं, और कुछ स्लाइमी टाइप का दिखता है ना? दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, इनका जो जनरली फॉर्मेशन होता है और ग्रोथ होता है उसके लिए जो एल्गी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना? ये भी एक ऑर्गेनिज्म ही है। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये जो एल्गी हैं, है ना, ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल, है ना? यानी इसका मतलब है कि ये भी क्लोरोफिल को कंटेन करता है, व्हिच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो कि इनको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो एल्गीज हैं ये भी अपने फूड्स को प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि ये भी जो है फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव क्लोरोफिल, ठीक? एंड इसी के कारण जो ये एल्गीज है ना, यानी स्टैग्नेंट वाटर में, पॉन्ड्स में, ये जो ग्रीन कलर के जो हमको पैच दिखते हैं, है ना, स्लाइमी टाइप का जो दिखता है ना, तो ये भी फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मेशन करेगी, है ना? तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी
जो प्लांट्स है वो किन-किन फूड्स को प्रोड्यूस करती है। यू हैव जस्ट लर्न्ड दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने जस्ट अभी सीखा, है ना, कि जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करती है यानी प्रिपेयर करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द सॉरी द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। आगे जब फॉर्मेशन देखिएगा तो हम इसको लिखते हैं C6H12, ये कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल नेम है C6H12O6, है ना। यानी इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, ठीक। अभी हमने जस्ट इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा। दीज आर यूज टू फोटोसिंथेसाइज सॉरी दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी ये और भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को प्रिपेयर करते हैं, है ना, सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस, है ना। प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजियस सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि क्या करेगा, नाइट्रोजन को कंटेन करेगा, ठीक। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट जो है अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से कैसे नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमको ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ये भी प्रेजेंट होता है ना। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, यानी जिस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है, ठीक। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर जो है कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, है ना, जो कि क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है इसको कन्वर्ट करता है ना, इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल, यानी यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उस जिस फॉर्म में उसको यूज करती है उसमें उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी ये जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, रिलीज इनटू द सॉइल, और उसको सॉइल में रिलीज कर देता है। फिर प्लांट जो है इसको प्रोसेस करती है। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर, है ना। और ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा, है ना, तो ये पानी के साथ जो है ये भी एब्जॉर्ब होता है सॉइल में और फिर प्लांट्स उसका यूज करती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स, है ना। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि जो ये फार्मर्स है ना, ये फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, है ना, वैसे फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन रिच अमाउंट में होता है टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, और इस तरीके से जो है प्लांट्स जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है उसका पूरा करता है अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके साथ नाइट्रोजन का भी सप्लाई उनका पूरा हो जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, इस तरीके से जो है प्लांट्स प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं और विटामिन को भी सिंथेसाइज करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। और भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब लगभग ऐसे भी प्लांट्स हैं कुछ जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इट मीन्स कि वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस कर सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, है ना। हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है हीट के फॉर्म में उसको यूटिलाइज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब वैसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, है ना, तो वो सनलाइट से जो एनर्जी मिल रहा है उसका उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, और जब यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, है ना। तो ये कह रहा है कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, यानी वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे और किस तरीके से वो अपना पोषण करेंगे। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, है ना, जैसे मानव है ना, जानवर है और भी कई जीव हैं। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स, इसका मतलब है कि इनको भी हमारे जैसे ही, है ना, इनको डिपेंड होना होगा वैसे प्लांट्स पे जो कि फूड को
प्रोड्यूस करते हैं। दे आर द हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। You see a yellow wiry branches structure twining around the stem and branches or a of a tree, है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि पेड़ के ऊपर एक येलो वायर की तरह जो है ना, एक ब्रांचेस स्ट्रक्चर होता है जो उसके ब्रांचेस से इस तरीके से नीचे की तरफ लटक रहा होता है या फिर उसके स्टीम से कनेक्टेड होता है ना, उसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे, है ना। और कई कई ब्रांच के ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ मतलब हैंगिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्काटा, इसको हम लोग कहते हैं कैस्काटा यानी अमरवेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, अब इसके पास तो क्लोरोफिल है नहीं, तो ये फूड को सिंथेसाइज करेगा नहीं। तो ये क्या करता है कि रेडीमेड, इट टेक्स रेडीमेड यानी पहले से बना बनाया भोजन जो है प्लांट्स के द्वारा उसको क्या करेगी, उससे ऑब्टेन करेगी, है ना। और कैसे करेगी, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, और ये प्लांट्स के ऊपर क्या करती है, क्लाइंब करती है। जैसे आप मनी प्लांट को देखते होंगे, है, आप जब लगाते हैं तो किसी भी सपोर्ट के थ्रू वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, तो ये भी प्लांट्स के का जो स्ट्रक्चर है उसका हेल्प लेके ये क्लाइंब करते हैं, और प्लांट्स के द्वारा जो रेडीमेड यानी पहले से बनाया गया भोजन है उसको ये कंज्यूम करती है। द प्लांट विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, यानी उस जिस प्लांट पे ये क्लाइंब कर रही है उसको हम कहते हैं होस्ट, है ना। होस्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई मेहमान नवाजी करता है ना, उनको हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यानी तब तक ये उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। किस लिए, होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, है ना, वैसे पोषक तत्व जो कि इनके लिए वैल्यूएबल होता है, यानी अब अपने नरिशमेंट के लिए, है ना। चलिए, तो यह फिगर में समझाया गया है ना। ये कैस्केटा है, ये जो प्लांट्स के ऊपरी भाग में आप देख रहे हैं, जो अपर भाग है ना, अपर पार्ट है, इसके ऊपर जो इस तरीके से है ना, वायर स्ट्रक्चर में तार की तरह जो है इसके ऊपर लटके रहते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कैस्केटा, है ना। कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स, है ना। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, है ना। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या और भी जो दूसरे एनिमल्स है क्या वो भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। पैरासाइट्स कहने का मतलब कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने सस्टेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए कंप्लीटली किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। ये कंप्लीटली किसी होस्ट के ऊपर जब डिपेंड रहेंगे अपने और न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स का, उसके लिए कंप्लीटली ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स, क्या हम भी और दूसरे एनिमल्स जो है क्या वो भी एक तरीके से पैरासाइट्स हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, है ना। और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है, और अपने टीचर से आपको डिस्कस भी करना है, क्योंकि हम भी जो है, हम भी तो फूड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में हम प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, तो हम तो कुछ बना नहीं रहे हैं, है ना। फूड कौन सिंथेसाइज कर रहा है, प्लांट, और उस प्लांट से हम क्या करते हैं, फल को तोड़ लेते हैं, है ना, ग्रेन को हार्वेस्ट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो हम भी तो बना नहीं रहे हैं, हम भी तो होस्ट पे डिपेंडेंट है, तो क्या हम भी एक तरीके से पैरासाइट्स हो सकते हैं, और ये आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। अब है पहेली के बारे में। पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, है ना, लाइस एंड लीच, जो लीच होते हैं, दैट सक आउट आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। अब पहेली के मन में ये जानना चाह रही है कि वेदर क्या मॉस्किटोज जो हैं और जो बेड बग्स होते हैं, है ना, जो बेड्स के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, लीच एंड लीच, दैट सक आवर ब्लड्स, ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड्स को सक करते हैं, ठीक है, क्या ये भी पैरासाइट्स है ना। तो बिल्कुल ये भी क्या है, पैरासाइट्स। हमने क्या कहा कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने सर्वाइवल के लिए किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे कंप्लीटली, है ना, यानी अपना उनके पास कुछ नहीं है, और वो कंप्लीटली जब होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ताकि उनका सस्टेनेंस हो सके, उनका सर्वाइवल हो सके, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट
कैन ईट एनिमल। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जिन्होंने एनिमल्स को खाते हैं, है ना? जो है क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट्स को, है ना, यानी कीड़े को ट्रैप करते हैं, एंड डाइजेस्ट देम, और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, है ना? क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट, फिगर 1.6, है ना? ये जो प्लांट्स दिया हुआ है, इस प्लांट्स को हम देखते हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग कहते हैं पीचर प्लांट्स, है ना? तो पीचर लाइक, जग लाइक स्ट्रक्चर, है ना? ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? एक जग की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ऊपर से एक फ्लैप दिख रहा है ना? इस तरीके से, ये इस तरीके से एक फ्लैप बना हुआ है ना? और ये नीचे से इस तरीके से खाली रहता है। अब मान लीजिए कि बैग की तरह हमको दिख रहा है, अब कुछ भी चीज़ इसमें हमको भरना होगा, है ना? तो जैसे ही कोई भी चीज़ इसमें हम भर लेंगे, तो क्या करेंगे? इसको हम शट डाउन कर देंगे, है ना? यानी क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद क्या होगा? हमने जो भी चीज़ें अंदर रखी है, वो क्या हो गया? पैक्ड हो गया, ठीक है? तो इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक? और ये यहाँ पे एक छोटा-सा जगह दिख रहा है, एक ओपनिंग पोर्शन दिख रहा है। तो ये जो कह रहा है कि मॉडिफाइड पार्ट होता है लीव्स का, है ना? मॉडिफाइड कहने का मतलब हम इसको ओपन और क्लोज़ करते हैं। सॉरी, प्लांट्स जो है इसको ओपन एंड क्लोज़ करते हैं। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज़ द माउथ ऑफ द पिक्चर, है ना? यानी ये जो है, ये क्या करता है? इसको ओपन एंड क्लोज़ करता है। यानी ये जो फ्लैप है, ये बंद होगा और खुलेगा। इनसाइड द पिक्चर दे आर हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। When an insect lands on the pitcher, the lid closed। जैसे ही उस स्ट्रक्चर के ऊपर वो लैंड करता है ना? तो ये जो ऊपर से फ्लैप होता है, ये फ्लैप ऊपर से बंद हो जाएगा। द लिड क्लोज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट, और इस तरीके से जो इंसेक्ट्स है वो इसके अंदर ट्रैप हो गया। गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, है ना? और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है? वो अटक जाता है ना? इसके अंदर जो हेयर स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर वो क्या हो गया? इंटेंगल हो गया। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, और लीड बंद हुआ तो इसको बाहर जाने का रास्ता मिलेगा नहीं, तो क्या हो गया? ये ट्रैप हो गया, मतलब जाल में फंस गया। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पीचर्स एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब। अब क्या होगा इसके अंदर? ये जो पीचर प्लांट्स है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जूस होते हैं, है ना? इसको सेक्रेट करता है, और उसके बाद ये जो इंसेक्ट्स है उनको क्या करेगा? एब्ज़ॉर्ब करेगा, उनका यानी उनसे जो इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना? यानी वैसे प्लांट्स जो कि अपना जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, वो इंसेक्ट्स के थ्रू करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन व्हिच दे ग्रो, है ना? क्या ये पॉसिबल है that such plants do not get all the required nutrients? क्या ऐसा संभव नहीं है कि ये जो प्लांट्स हैं, तो जिनका जितना भी इनका रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी जितने भी इनको पोषक तत्व का ज़रूरत होता है, फ्रॉम द सॉइल इन व्हिच दे ग्रो, यानी उसी सॉइल से इनको मिल जाए, है ना? जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, ठीक? अब क्या है कि अब बोजो के मन में क्वेश्चन अराइज़ हो रहा है ना? उसको भी देखते हैं। बोजो इज़ कन्फ्यूज़्ड, है ना? अब बोजो इस स्टेट में आ चुका है कि अब ये कन्फ्यूज़ हो चुका है ना? इफ द पिचर प्लांट्स इज ग्रीन, अगर ये पिचर प्लांट्स ग्रीन है ना? एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अब ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस को कैरी कर सकता है। देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स, तो फिर ये जो इनका भोजन है, ये इंसेक्ट्स क्यों बना? यानी ये जो इंसेक्ट्स है, ये इनका भोजन क्यों बन गया? अगर ये ग्रीन है और ये फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस कर सकते हैं, तो फिर इनको इंसेक्ट्स को खाने की क्या जरूरत है ना? ये क्वेश्चन बोझो के मन में अराइज हो रहा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वैसे प्लांट्स, मतलब जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सभी फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करता है ना? हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को देखेंगे जिनका मोड्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है ना? है तो ऑटोट्रॉपिक ही, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि फूड को प्रोसेस
नहीं करते हैं, है ना? जैसे अभी हमने पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा, अभी टीचर प्लांट्स के बारे में पढ़ा, है ना? जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैप्रोट्रॉप्स। अब ये कौन-सा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है? इसको भी इसके बारे में भी देखते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ द मशरूम, आपने मशरूम के पैकेट्स को देखा होगा, सोल्ड इन द वेजिटेबल्स वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला, है ना? तो आपने एक फ्लफी अम्ब्रेला टाइप का देखा होगा, है ना? इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर होता है ऊपर से। लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल और ऑन रूटिंग वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी कभी-कभी जब आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके का फ्लफी एक अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना? जिसको मशरूम कहते हैं, तो मार्केट से हम लोग उस वेजिटेबल्स को खरीद के लाते हैं, ठीक? और हमने ये देखा है कि जो इसका स्ट्रक्चर है ना? उसके ऊपर अम्ब्रेला लाइक पैचेज़ होते हैं, जो कि ग्रो होता है मॉइस्ट सॉइल में, है ना? वैसे सॉइल जिसके अंदर मॉइस्चर होता है या फिर जो रॉटिंग वुड होते हैं ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, है ना? तो उन रेनी सीजन में आप लकड़ी के ऊपर जब आप देखिएगा, है ना? तो जो रूटेड हो जाते हैं, उनके ऊपर ये हमको देखने को मिलता है, खासकर रेनी सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव, है ना? तो ऐसे जो मशरूम्स है, ये अपने किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को कंज़्यूम करते हैं, यानी किस तरीके के पोषक तत्वों को लेते हैं, जिससे ये सर्वाइव करते हैं अपने आप को एंड फ्रॉम दे गेट देम, और कहाँ से ये इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया पैकेट ऑफ मशरूम, मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, है ना? ये जो है इस डिकेड मटेरियल के ऊपर, है ना? जहाँ पे मॉइस्चर है, तो यहाँ पे ये अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, ठीक है? ग्रो कर रहा है। और ये जो पैकेट्स है जहाँ से मार्केट से हम मशरूम को खरीद के लाते हैं, ठीक? चलिए अब देखते हैं बोजो के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है। बोजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, है ना? बोजो अब ये जानना चाह रहा है कि ये जो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कैसे न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स, इनके पास तो जानवरों की तरह मुंह भी नहीं होता है। तो किस तरीके से ये फूड को कंज्यूम करते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, यानी उनके पास नहीं होता, जो ग्रीन प्लांट्स है उनके पास ये एनिमल्स के जैसे जो है इनका मुंह नहीं होता है। तो फिर किस तरीके से फूड को कंज्यूम करते हैं। एज द लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना? तो ये जो एनिमल्स है ना? तो अब इनके पास लैकनेस है क्लोरोफिल का, है ना? और ये फूड को भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये यही जानना चाह रहा है बोजो, कह रहा है कि बोजो वांट्स टू नो दिस ऑर्गेनिजम्स हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, यानी इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स है ये किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स, यानी उनके पास एनिमल्स की तरह मुख भी नहीं होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं दिखते हैं। एज दे लैक क्लोरोफिल, मतलब इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, अब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस नहीं करेंगे, है ना? तो फूड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बोजो के मन में अराइज हो रहा है। चलिए तो हमने मशरूम्स के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखते हैं फंजाई के बारे में, है ना? तो ये फंजाई जो है दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? इनका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये डिफरेंट होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड्स, है ना? कभी-कभी जब आप ब्रेड्स को देखते हैं तो जो जब लंबा समय हो जाता है, 2 या 3 दिन 4 दिन हो जाता है ना? और जब इसको हम एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब इसके ऊपर जो मॉइस्चर्स जमा होते हैं तो आपको किस इस तरीके के जो है छोटे-छोटे जो है बग्स की तरह दिखाई देने लगते हैं, ठीक है? ये जो है यही फंजी होते हैं, है ना? फंजाई होते हैं। और ये ऑब्ज़र्व क्या कर रहा है कि दे हैव अ डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी क्या जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। दे ऑब्ज़र्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, यानी ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो है ये ब्रेड से एक्वायर करता है, ठीक? द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इनका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ये होता है कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, है ना? यानी जो सड़े गले हैं, मरे हैं, वैसे वस्तुओं से जो है, वैसे पदार्थ से जो है, मैटर से ये अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक? और इनका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ये कहलाता है सैप्रोट्रोपिक, है ना? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूट्रिशन, जिनका पोषण जो है
डेड एंड डिकेइंग मैटर से होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रोपिक। ठीक, सच ऑर्गेनिजम्स विच सैप्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रोपिक है, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रोप्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो एंड पिकल्स। अब हम देखें कि फंजाई आखिर ग्रोज होते कहाँ कहाँ, है ना। तो मोस्टली वैसे जगह पे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, मॉइस्ट होता है, वैसे प्लेस जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना। कभी कभी पिकल्स के ऊपर देखते हैं, अचार के ऊपर, है ना, लेदर के ऊपर, क्लॉथ्स के ऊपर एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। और कभी कभी हम ऐसे जगहों पे देखते हैं जहाँ पे ऐसे आर्टिकल्स को हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं, खासकर गर्मी में या फिर ह्यूमिड वेदर में, है ना। उस टाइम जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है और लंबे समय तक जब इसको हम छोड़ देते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, है ना। अब बारिश के समय जब आप देखते होइएगा रेनी सीजन में, तो बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद भी करते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी देखिए, कभी आप स्कूल से आते हैं, ठीक है, आपके कपड़े गीले होते हैं बारिश के कारण, और आप ऐसे ही उसको एक तरह ढंग से उसको फोल्ड करके और एक ही जगह पे, मतलब जैसे तैसे उसको फोल्ड करके आप छोड़ देते हैं, है ना, चाहे टेबल पे छोड़ दें या फिर चेयर के ऊपर छोड़ दें। तो जब आप उसको छोड़ देते हैं और लंबे समय तक के लिए, कुछ देर के बाद वो रह जाता है, तो उसके ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट पार्ट्स दिखते हैं, है ना, कुछ इस तरीके के फ्लफी पार्ट्स दिखते हैं थ्रेड्स के जैसे। यही जो है, तो क्या दिखता है कि शर्ट जो है हमारा खराब हो गया, या बहुत सारे आर्टिकल्स हैं शूज़ के ऊपर हम कभी-कभी देखते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ ऑफ फंजाई इन योर हाउस, है ना। यानी आपके घर में जो है ये फंजाई क्या है ना, उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जब मॉइस्चर होते हैं, जब आपका जो शर्ट था, है ना, जैसे आपको पेरेंट्स से पूछना है कि किस तरीके का है ना, ये फंजाई क्या करते हैं। तो जो आपने शर्ट अपने टेबल पे छोड़ दिया, है ना, आपके जूते भीगे हुए थे, आपने उसको छोड़ दिया, तो उसके ऊपर जो है कुछ फंगस डेवलपमेंट होने लगते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। द इनको कहते हैं द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन द, किसी भी सरफेस पे जब ये लैंड करते हैं, वेट एंड वार्म थिंग्स, जब ये गीले, है ना, या फिर गर्म जगह पे ये लैंड करते हैं, दे जर्मिनेट, है ना, ये जर्मिनेट करते हैं अपने आप को टू ग्रो। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक, अब आप ये बताइए कि किस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हम अपने जो आर्टिकल्स हैं, है ना, जो हमारी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, हम किस तरीके से फंजाई से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि आपका जो स्कूल का शर्ट था, ठीक है, जिसको आपने टेबल पे जस्ट ऐसे ही गीला आपने छोड़ दिया, ठीक। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा कि हम उसको कहीं पे जो कपड़े सुखाने का जो जगह होता है ना, उस पे टांग देते हैं या फिर उसको धूप में छोड़ देते हैं। ठीक, धूप में छोड़ने के बाद क्या होता है कि सूख जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या देखते हैं, सूखने के बाद किसी भी तरीके का फंगस डेवलप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वेट कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, है ना। ये जो फंगस है, ये वेट कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, और अगर इसको हम ड्राई कर दें, है ना, जब इसको हम सुखा दें, तो इसके ऊपर फंगस डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या नहीं छोड़ा, मॉइस्चर, है ना। क्या नहीं बचा? मॉइस्चर नहीं बचा। अब मॉइस्चर नहीं बचेगा तो फिर उस जगह पे ये ग्रो करेंगे नहीं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि वार्म थिंग्स के ऊपर भी जमा हो जाते हैं, है ना, तो अपने आप को जर्मिनेट करते हैं टू ग्रो, है ना। तो इस तरीके से हम इसको फिगर आउट करते हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको, अपने आर्टिकल्स को, अपने थिंग्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं बोजो के बारे, है ना। बोजो फिर एक नए क्वेश्चन के साथ है। बोजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर, है ना, बोजो ने अपने ग्रैंडफादर के एक बार कहा, टोल्ड हिम दैट द wheat fields were spoiled बाय अ फंगस, है ना। यानी जो व्हीट फील्ड्स है वो फंगस के द्वारा कैसे स्पॉइल्ड होता है। ही वांट्स टू नो इफ फंजाई कॉज डिजीजेज आल्सो। ये भी जानना चाह रहा है कि क्या जो फंजाई जो है ये डिजीजेस को भी कॉज करते हैं, यानी कि इनके कारण जो है क्या बीमारियां भी होती है। पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंजाई लाइक ईस्ट। पहेली बताती है बोझो को कि जो बहुत सारे फंजाई होते हैं, जैसे कि ईस्ट, मशरूम्स आर यूजफुल, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे फंजाई जो हैं ये हार्मफुल ही होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो यूज़फुल होते हैं, बट सम फंजाई कॉज़ डिजीज़, है ना। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं कि जो कि जिसके कारण डिजीज़ेज़ भी होते हैं इन प्लांट्स, है ना। प्लांट्स को भी होता है, एनिमल्स को होता है ना, ह्यूमन्स को भी होता है। सम फंजाई आर आल्सो यूज्ड एज़
मेडिसिन्स और कुछ ऐसे फंजाई है जिनको हम मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ भी करते हैं, ठीक? तो हमने ये देखा कि ये जो फंजाई है ना? अब ये गलत भी है ना? यानी बैड भी है। ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है। हेल्पफुल कैसे है? तो मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है? और कुछ यूज़फुल भी है ना? जिसको हम यूज़ करते हैं जैसे हमारा मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, है ना? तो हम वेजिटेबल्स के फॉर्म में, इन सब फॉर्म में इसका हम यूज़ भी ले लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी फंजाई जो है, ये सभी फंजाई किसी भी डिज़ीज़ को कॉज़ नहीं करते हैं। मतलब सभी फंजाई जो है डिज़ीज़ को कॉज़ नहीं करते, कुछ यूज़फुल भी है, कुछ बैड भी है ना? और कुछ हेल्पफुल भी है ना? जो कि मेडिसिन के फॉर्म में उनका यूज़ होता है। सम ऑर्गेनिज़म्स लिव टुगेदर कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि साथ रहते हैं, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज़म्स हैं जो एक साथ रहते भी हैं और शेयर करते हैं, शेल्टर को भी और न्यूट्रिएंट्स के, है ना? यानी जो पोषक तत्व है उनको भी और जो शेल्टर है यानी इनके रहने का जो जगह है उनको भी शेयर करता है। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस, है ना? यानी इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स यानी कुछ ऐसे फंजाई है जो प्लांट्स के रूट्स में रूट्स रूट्स के अंदर रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस और यही प्लांट जो है इसी प्लांट से ये जो फंगस है इनको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है एंड इन रिटर्न और बदले में द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, है ना? तो एक तरफ से क्या हुआ? ये जो फंगस है ना? इनके कारण प्लांट्स को क्या मिला? तो प्लांट्स को मिला क्या? इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स जो प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो प्लांट्स के जो है इनको क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है और ये जो है प्लांट्स को क्या देता है? प्रोवाइड करता है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, है ना? तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के हेल्पफुल भी है ना? और प्लांट्स के अंदर क्या मिला है इसको? तो प्लांट्स के अंदर इसको मिला शेल्टर, है ना? यानी रहने का जगह, ठीक? इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, है ना? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ना? जिनको हम कहते हैं लाइकेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। इनको कहा जाता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर व्हिच इज एन एल्गा, जो कि है एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर और एक फंगस जो साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करेगा? शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, है ना? यानी ये जो लाइकेंस है इनके पास क्या है? तो इनके पास है क्लोरोफिल। इट मीन्स कि क्लोरोफिल है तो ये फूड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन फूड को सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए? तो फूड को सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए इनको रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड कराएगा फंगस, है ना? तो रॉ मटेरियल इनको कौन प्रोवाइड करा रहा है? फंगस। अब बदले में भी इसको चाहिए, है ना? बदले में फंगस को भी कुछ चाहिए, तो फंगस को कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? तो अलगा को जब रॉ मटेरियल मिल गया तो ये क्या कर रहा है? फूड को प्रिपेयर कर रहा है और फूड से जो है इसको क्या मिल गया? तो फूड से मिल गया इसको न्यूट्रिएंट्स, है ना? यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी है ना? एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है ना? आया समझ में? तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस, है ना? वैसे 2 ऑर्गेनिज़म्स जब एक साथ आते हैं और दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए जो है जब हेल्पफुल हो जाते हैं, है ना? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायो। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन हम एंड करते हैं। अगले सेशन में हम 1.5 में देखेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल, यानी किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में रिप्लेनिश किया जाता है, ठीक? अब हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आएंगे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जाके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना? थैंक यू।